दिल्ली सल्तनत के इतिहास के अध्ययन में हमने अपने पहले भाग में गुलाम वंश का पार्ट 1 अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के मसूद शाह के इतिहास का अध्ययन किया था। आज इस दूसरे भाग में प्रमुख रूप से हम अध्ययन करेंगे नसरुद्दीन महमूद और गयासुद्दीन बलबन के समय के इतिहास का, और इसी के साथ जो है गुलाम वंश का अंत होगा और एक नए राजवंश की स्थापना होगी। आपने देखा था कि किस प्रकार से जो है बलबन की शक्तियाँ बढ़ रही थी। जैसे ही नसरुद्दीन महमूद का शासन होता है तो नसरुद्दीन महमूद 1246 में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है, किंतु वह एक धार्मिक प्रवृत्ति का सुल्तान होता है। वह कुरान की प्रतियों को लिख करके जो हस्तलिखित प्रतियां पांडुलिपियां वो तैयार करता था, या जो टोपी सी करके वो बेच लेता था, उससे ही अपनी आजीविका संचालित करता था। वो राजकोष से अपनी आजीविका संचालन का भी पैसा नहीं लेता था। उसकी इसी धार्मिक प्रवृत्ति और राज व्यवस्था में बहुत अधिक ध्यान न देने के चलते इसके काल में गयासुद्दीन बलबन अत्यंत प्रभावी हो गया था। बलबन इस समय नाइब मुमलिकात के पद पर था और सभी शक्तियाँ वस्तुतः बलबन में ही केंद्रित थी। वास्तविक शक्तियों का जो प्रयोग कर रहा था वो गयासुद्दीन बलबन कर रहा था। सांकेतिक रूप से ही नसरुद्दीन महमूद शासन कर रहा था। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि से नवाजा था और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद से कर दिया था। नसरुद्दीन महमूद जब कालांतर में 1266 में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है तो बलबन गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है और एक प्रकार से द्वितीय इल्वरी वंश की स्थापना कर देता है। इससे पहले इल्वरी तुर्कों ने शासन किया है, लेकिन ये द्वितीय इल्वरी वंश का संस्थापक माना जाता है। यहाँ पर एक बार पुनः स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि गुलाम वंश के 3 शासक हैं जो कभी पहले दास रहे और दासत्व से मुक्त होकर के सुल्तान के पद को धारित किया। उनमें पहला कुतुबुद्दीन ऐबक है, जिसने दासत्व से मुक्ति ली थी। मोहम्मद गोरी के भतीजे रेहान को एक धन अदा करके उसने 1208 में दासत्व से मुक्ति ली थी। इसी प्रकार इल्तुतमिश भी दासत्व से पहले मुक्त हुआ था और बलबन भी दासत्व से मुक्त होकर के वो जो है दिल्ली सल्तनत वो का सुल्तान बना। उसके बारे में कहावत एक प्रचलित है कि जो पहले मलिक था वो जो है सुल्तान बन गया। मलिक से सुल्तान बनने का क्रम जो रहा वो बलबन का, वो देखा जाए तो बलबन की गतिविधियां दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के काल से ही प्रारंभ हो जाती हैं और रजिया सुल्तान के पश्चात जब जो है कोई भी उत्तराधिकारी या दिल्ली सल्तनत में राजनीतिक स्थायित्व कायम नहीं होता तो इसी बीच बलबन अपनी शक्तियों का विस्तार कर लेता है और उसकी सुल्तान बनने की एक पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। 1266 में जैसे ही नसरुद्दीन महमूद जो उसका दामाद भी होता है की मृत्यु होती है, वैसे ही वो गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन जाता है। वो नियाबत एक खुदाई की उपाधि से शासन करता है। अपनी नस्लीय श्रेष्ठता को बढ़ाने के लिए वो शाहनामा में जो फिरदौसी ने एक राजवंश का उल्लेख किया है, अफराशियाब वंश, जिसका संबंध महमूद गजनवी से होता है, वो उससे जोड़ने का प्रयास करता है और कहता है कि वो जो है नस्लीय रूप से श्रेष्ठ है और निम्न नस्ल के और कमजोर व्यक्तियों से वो घृणा करता है। बलबन ने एक जगह लिखा है
कि जब मैं दीनहीन, अपंगों, कुलहीन व्यक्तियों को देख लेता हूँ तो मेरे हाथ क्रोध से मेरी तलवार पर चले जाते हैं। मुझे लगता है कि मैं ऐसी जो है कमजोरी से इस संसार को मुक्त कर दूं। तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जैसे ही वो सुल्तान बना, वो जो है कमजोर लोगों से मिलना बंद कर देता है और दरबार में एक व्यवस्था कायम करने के लिए कठोर नीति का अनुपालन करता है। उसी क्रम में जो पहला उसने प्रयास किया कि अपने विरोधियों के दमन के लिए लौह और रक्त की नीति का अनुसरण करता है। इस नीति के तहत वो अपने विरोधियों का निर्ममतापूर्ण वध करता है और उनके स्त्री तथा बच्चों को दास बना लेता है। लौह और रक्त की नीति का असर ये रहता है कि उसके विरुद्ध लोग सर न उठा सके। दूसरा, वो देखता है कि दिल्ली सल्तनत पर तुर्की प्रभाव बहुत अधिक है, इसलिए वो तुर्की प्रभाव को समाप्त करने की नीति का अनुसरण करता है। तुर्क सरदारों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए पहली बात तो वो ये करता है कि तुर्क चालीसा दल को भंग कर देता है। आप सभी जानते हैं इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का गठन किया था दिल्ली सल्तनत में व्यवस्था को कायम करने के लिए। ये शक्तिशाली तुर्क सरदार गुलाम वंश में इनकी भूमिका बड़ी उल्लेखनीय रही है, लेकिन तुर्की प्रभाव को समाप्त करने के लिए बलबन पहले ही तुर्क चालीसा को भंग कर देता है और दरबार में पारसी परंपरा को जो है प्रश्रय देता है। पारसी परंपरा के अनुसार वो सबसे पहले अपने दरबार में सिजदा एवं पाबोस प्रथा को शुरुआत करता है। सिजदा के तहत तो दरबार में आने वाला कितना भी श्रेष्ठ व्यक्ति वो जो है नजरें झुका करके सलाम करते हुए सुल्तान की ओर आगे बढ़ता था और जब पहुंच करके उसके पाबोस अर्थात पैरों को चूमता था। यदि बर्नी ने, इतिहासकार बर्नी ने लिखा था कि जो है कोई कितना भी श्रेष्ठ क्यों न हो, वो जो है सुल्तान बलबन से नजरें नहीं मिला सकता था। यदि ऐसा दुस्साहस कोई करता था तो उसका सर धड़ से पृथक कर दिया जाता था और जो है सर कोई ले जाता था, धड़ कोई ले जाता था, दरबार उसका निर्बाध संचालित होता रहता था। ये सिजदा पाबोस परंपरा को उसने लागू किया। इसके अतिरिक्त तो उसने पहली बार दिल्ली सल्तनत में नवरोज त्योहार, जो पारसियों का त्योहार है, नवरोज त्योहार को दिल्ली सल्तनत में प्रारंभ किया। उसने पारसी सम्राटों के नाम पर अपने पुत्र तथा पौत्रों के नाम रखे, जैसे कैकुबाद, कैखुसरो, कैमुर्स। ये सब जो है पूर्व में पारसी सम्राट थे, उनके नामों पर ही अपने पुत्र तथा पौत्रों के नाम रखे। तो तुर्की प्रभाव को समाप्त करने का ये उसका प्रयास था। इसके अतिरिक्त राजत्व का दैवीय सिद्धांत देने वाला बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है। डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट का प्रतिपादन बलबन ने किया था और इस सिद्धांत के तहत उसने कहा कि वस्तुतः सुल्तान पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि है, वो उसका प्रतिबिंब है। अतः सुल्तान केवल अल्लाह के प्रति उत्तरदायी है, जनता के प्रति नहीं। यदि सुल्तान जनता को दंड देता है तो वह वस्तुतः अल्लाह की इच्छा है, उससे ही वो दंड देता है। अतः जनता को सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह करने का कोई भी अधिकार नहीं है। इस प्रकार राजत्व का जो दैवीय सिद्धांत दे करके वो व्यवस्था कायम करने का प्रयास करता है और इसी सिद्धांत को प्रभावी बनाने के लिए उसने जिल्ले इलाही का शाब्दिक अर्थ है अल्लाह का प्रतिबिंब, जिल्ले इलाही की उपाधि धारण करता है। तो राजत्व का सिद्धांत यद्यपि अलाउद्दीन खिलजी ने भी बाद में दिया, लेकिन दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में पहला राजत्व का सिद्धांत देने वाला वो जो है बलबन ही था। बलबन के समय यद्यपि कई विद्रोह हुए, लेकिन जो उसके एक दास का विद्रोह था तुगरिल खां का,
वो इतिहास में सर्वाधिक प्रसिद्ध है, क्योंकि तुगरिल खां का विद्रोह इतना व्यापक था कि कई सेनापति गए और उस विद्रोह का दमन न कर सके, और बंगाल में वो मुर्शिदुद्दीन के नाम से वो जो है शासन करता रहा। तो इस विद्रोह के दमन के लिए पहली बार बलबन दिल्ली से दूर बंगाल गया। एकमात्र जो है अभियान है जिसका नेतृत्व स्वयं बलबन ने किया, और तुगरिल खां जब बलबन की अपार सेना को देख करके भयातुर हुआ और भागने लगा, तो उसके पीछे उसका एक वफादार सैनिक था अली, वो जो है लग गया और उसने कुल्हाड़ी फेंक करके वो जो है तुगरिल खां का वध कर दिया। इसलिए अली को जो है तुगरिल कुश की उपाधि से बलबन ने नवाजा है। तुगरिल खां के जितने भी समर्थक थे उनको जो है उस समय लखनौती के बाजार में एक लंबी मीलों लंबी कतार लगाई गई उसके समर्थकों की, तुगरिल खां के समर्थकों की, और उनके जो है सिर पर गरम सलाखें ठोक दी गई। ये विभत्स दृश्य देख करके लखनौती में जो बाजार में आए हुए लोग थे, आमजन थे, उनमें कई मूर्छित हो गए इस विभत्स दृश्य को देख करके। इस विद्रोह के दमन के बाद जो है बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया, और बुगरा खां को चेतावनी दी कि यदि जो है सुल्तान के प्रति कोई भी निष्ठा में कमी लाएगा या विद्रोह को सोचेगा भी, तो उनका हश्र बिल्कुल तुगरिल खां जैसा होगा। तो ये केवल व्यवस्था कायम करने के लिए उस समय शक्ति ही सत्य है, माइट इज राइट के सिद्धांत को लेकर के बलबन चल रहा था। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण कार्य बलबन के और परीक्षा उपयोगी हैं कि पहली बात तो दीवाने आरिज का गठन किया। उसने सैन्य विभाग का पुनर्गठन करते हुए एक दीवाने आरिज का गठन किया और एक शक्तिशाली सेना स्थापित की। दूसरा, इतने बड़े साम्राज्य में विद्रोहों से निपटने के लिए, षड्यंत्रों से निपटने के लिए उसने एक जो है बरीद ए मुमालिक के नाम से एक गुप्तचर विभाग की स्थापना बरीद ए मुबालिक के नाम से की। साथ में एक बरीद नाम का एक नया पद सृजित किया। गुप्तचर विभाग और दीवाने आरिज दिल्ली सल्तनत के दो विभागों के स्थापना, उनका पुनर्गठन करने में उसका योगदान रहा। एक और महत्वपूर्ण तथ्य जो ध्यान में रखना चाहिए, मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को सुरक्षित करने के लिए सबसे पहले सीमावर्ती किलों का निर्माण करने का श्रेय भी बलबन को दिया जाता है। उसने जो है किलेबंदी सीमाओं पर की और दिल्ली सल्तनत को बचाने का प्रयास किया। साथ में जो गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र था वहां पर इक्ताओं का पुनर्गठन किया। इक्तादारी प्रथा आप सभी जानते हैं। इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। इक्ता वस्तुतः एक भूमि का भाग होता था जो है इक्तेदारों को सौंप दिया जाता था और उसके बदले में इक्तेदार एक सेना की टुकड़ी सपोर्ट में देते थे। सेना सैन्य खर्च और प्रशासनिक खर्च निकालने के बाद जो बचता था वो फवाजिल के रूप में केंद्रीय व्यवस्था को या केंद्रीय राजकोष को दे दिया जाता था। इक्ताओं में अब यहाँ पर क्या था कि बहुत इक्तेदार या तो बूढ़े हो गए थे या मर गए थे। जो बूढ़े थे वो सैन्य अभियानों के लिए योग्य नहीं थे, या जो मर गए थे तो उनके बच्चे उतने जो है अच्छा सैन्य संचालन नहीं कर पा रहे थे। अतः जो है सबसे पहले बलबन ने इक्ताओं का पुनर्गठन कर दिया ताकि जो है सैन्य अभियानों में उनका योगदान हासिल किया जा सके। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण पक्ष है कि बलबन का सबसे योग्य पुत्र था मुहम्मद योग्य पुत्र था
और वो उसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। लेकिन पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्र में जब मंगोल आक्रमण हुए तो मंगोल आक्रमण का सामना करने के लिए वो जो है बलबन ने अपने पुत्र मोहम्मद को भेजा और उस मंगोल आक्रमण का सामना करते हुए मोहम्मद वीरगति को प्राप्त हुआ, युद्ध में मारा गया। इस युद्ध में जब उसका पुत्र मारा गया तो पुत्र वियोग को वो सह नहीं सका, उसको जो है बहुत आघात पहुंचा और बलबन बहुत दुखी रहने लगा। यद्यपि दरबार में वो इस दुख को प्रकट नहीं करता था। इतिहासकार बर्नी ने लिखा है कि दरबार में किसी ने शायद ही कभी बलबन को हंसते या मुस्कुराते हुए देखा हो। वो जो है इस दुख को अंदर अंदर ही सहन कर रहा था। इसी बीच उसने अपने दूसरे पुत्र जो बुगरा था, जो बंगाल का सूबेदार था, उसको दिल्ली बुलाया और दिल्ली में वो कठोर अनुशासन के तहत वो उसे रख रहा था। इस अनुशासन, चूंकि वो बुगरा खा विलासी प्रवृत्ति का था, वो इस कठोर अनुशासन को सह नहीं सका और बहाना करके बंगाल भाग गया। अतः बलबन ने अपने बड़े पुत्र मोहम्मद के पुत्र कै खुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। कै खुसरो को उसने जो है 17-18 वर्ष तक कठोर अनुशासन में रखा था। वो जो है किसी स्त्री के मुख को भी नहीं देख पाए थे, ऐसा कहा जाता है। और वो जो है शराब से बहुत कोसों दूर रखा था उसने। हालांकि इसी का लाभ उठाया था बाद में दूसरों ने। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य बलबन से संबंधित हैं उन्हें जान लेना जरूरी है। एक बार पुनः जो परीक्षा उपयोगी बातें हैं उन्हें समझना जरूरी है। इसमें जैसे तुर्की प्रभाव को समाप्त करने के लिए बलबन द्वारा कृत कार्य, तो पहला तो यही है तुर्क-ए-चालीसा को भंग करना, दरबार में पारसी परंपराओं जैसे जो है सिजदा और पाबोस परंपरा को लागू करना, कैकुबाद कै खुसरो जो पारसी सम्राट थे उनके नामों पर जो है अपने पुत्र तथा पौत्रों के नाम रखना। इसके अतिरिक्त राजत्व का सिद्धांत तुलसी के द्वारा सबसे पहले प्रतिपादित किया गया और जिले इलाही की उपाधि धारण की गई। एक उपाधि उलूग खां की अभी नसरुद्दीन महमूद ने दिया था, वो भी शाही वंशज होने का दावा भी वो जो है करता था और स्वयं को जो शाहनामे में उल्लेखित वंश है अफरासिया वंश से जोड़ने का प्रयास करता था। और वो जो है कहता था कि जब भी मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो अत्यधिक क्रुद्ध होकर मेरे हाथ मेरी तलवार पर चले जाते हैं और ऐसा लगता है कि मैं इस संसार को जो है कमजोरी से मुक्त कर दूं। ईरानी आदर्शों और परंपराओं के तहत उसने सिजदा और पाबोस परंपरा को लागू किया। सिजदा और पाबोस परंपरा को लागू करने के पीछे उसका उद्देश्य ये था कि जो भी कोई जो है विद्रोह की सोच भी न सके और उसकी सत्ता कायम रहे। सेना का पुनर्गठन उसने दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज के नाम से किया। दूसरा, बरीद ए मुमालिक का पद उसने सृजित किया, गुप्तचर व्यवस्था को सुदृढ़ किया। वो पहला था कि जो है सीमावर्ती दुर्गों का निर्माण करवाया। इस तरीके से वो कठोर न्याय व्यवस्था का भी पक्षधर था। वो जो है किसी भी अपराध के लिए कठोर दंड देने के लिए जाना जाता था। वो अपने विद्रोहियों का निर्ममतापूर्ण दमन के लिए जाना जाता था और लौ और रक्त की नीति का अनुसरण करता था। यहाँ पर ये पुनः मैं कहूँगा कि वो अपने पुत्र मोहम्मद जो मंगोल आक्रमण में घिर जाने के कारण मारा गया के वियोग को सहन नहीं कर पा रहा था। यद्यपि वो दरबार में इसका प्रकटीकरण नहीं कर रहा था, किंतु उसके शयन कक्ष के जो निजी कर्मचारी थे वो कहते थे कि जब भी
शयन कक्ष में बलवन अकेले होता था तो वो फूट फूट कर रोता था, यानी वो जो है इस गम को अंदर अंदर ही सह रहा था और इसी गम को सहते हुए वो जो है बलवन का अंततः निधन हो गया। 1286 में बलवन की मृत्यु हो गई और बलवन की मृत्यु पर जो है वो तुर्क जो मलिक थे, अमीर थे, वो सब जो है 40 दिन का उन्होंने शोक मनाया था और अपने कपड़े फाड़ दिए थे। शोक प्रदर्शित करने के लिए उन मलिकों ने जो है जमीन पर रात्रि शयन किया था। इस गयासुद्दीन तो बलवन की मृत्यु के पश्चात चूंकि उत्तराधिकारी यद्यपि कैखुसरो था, लेकिन दिल्ली का कोतवाल फखरुद्दीन और उसका दामाद जो था, दोनों ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र किया और कैकुबाद को जो है सांकेतिक सुल्तान बनाने का प्रयास किया। कैकुबाद के समय जलालुद्दीन खिलजी वो नाइब मुमालिक के पद पर था। नाइब के पद पर रहते हुए उसने अपार शक्तियां अर्जित कर ली थी। उसने जो है कालांतर में कैकुबाद को यमुना में फेंकवा दिया और एक अल्पवयस्क कैमुर्स को जो है सुल्तान बना दिया। कैमुर्स अल्पवयस्क था, जलालुद्दीन ने कालांतर में उसकी भी हत्या कर दी और जो है इसी के साथ गुलाम वंश का अंत हो गया और जलालुद्दीन ने खिलजी क्रांति कर दी, यानी शांतिपूर्ण तरीके से एक वंश से दूसरे वंश में सत्ता का हस्तांतरण हो गया और गुलाम वंश का अंत तथा खिलजी वंश की स्थापना हो गई। खिलजी वंश का अध्ययन अगले भाग में हम करेंगे। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।